तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अपना इंडियन आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति के अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ रहे थे और हमने टेम्पल का आर्किटेक्चर का किस तरह से उद्भव हुआ, विकास किस तरीके से हुआ, गुप्त काल में इनका किस तरीके से विकास हुआ 4 चरणों में, उसको हमने देखा था। हर चरण में किस प्रकार से मंदिरों का निर्माण किया गया, मंदिरों में के निर्माण में क्या क्या परिवर्तन आए, उन चीजों को हमने देख लिया था। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम लोग गुप्त काल के बाद के मंदिर निर्माण के विषय में बात करेंगे, जो मेनली 3 शैलियां जिनमें विकसित हैं। एक हमारी शैली है नागर शैली, दूसरी हमारी कौन सी है, बेसर शैली, और तीसरी हमारी द्रविड़ शैली। यदि हम नागर शैली की बात करते हैं तो इसका विकास नॉर्थ इंडिया में हुआ है। हिमालय से लेकर विंध्य श्रेणी तक के जो क्षेत्र है वहां पे इसका विकास हमको देखने को मिलता है। और नॉर्थ इंडिया में हमको विकास किसका हुआ है, नागर शैली का विकास देखने को मिलता है। जबकि द्रविड़ शैली का जो विकास है वो साउथ इंडिया में हमको देखने को मिलता है। और नागर और द्रविड़ इन दोनों के ही कुछ तत्वों को मिलाकर के एक नई शैली का निर्माण किया गया है, जो है बेसर शैली। और इस बेसर शैली का जो निर्माण हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुए इस शैली में जो मंदिरों का निर्माण हुआ है, विंध्य श्रेणी से लेकर कृष्णा नदी तक के बीच में हुआ है। तो मतलब हम कहें तो ऊपर में हमारा नॉर्थ इंडिया में कौन सी शैली है, नागर शैली है, साउथ इंडिया में हमारा द्रविड़ शैली है, और बीच में हमारी बेसर शैली है। गुप्त काल में अगर आज के समय में भी आप देखते हैं तो इन्हीं तीनों शैलियों में आपको मंदिरों का निर्माण होता हुआ दिखता है। और इन शैलियों में किस तरीके से इनका निर्माण किया गया है, क्या इनकी संरचना है, क्या इनकी खासियत है, उन्हीं चीजों को हमको देखना होगा एक एक करके। तो हम सबसे पहले किस शैली को शुरू करेंगे, नागर शैली की। नागर शैली की शुरुआत जब हम करते हैं तो अगर हम कहें कि संरचनात्मक हैं या शैलकृत हैं, 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जो हम पहले ही बात किया था। स्कल्पचर वगैरह जो बनाए गए हैं 2 टाइप के हैं आर्किटेक्चर। एक संरचनात्मक होते हैं जो किसी समतल स्थान पर, प्लेन भूमि पर बनाए जाते हैं किसी अन्य स्थान से मटेरियल वगैरह ले आकर। और दूसरे कौन से होते हैं, रॉक कट यानी कि शैलकृत, जो चट्टानों को काट कर बनाए जाते हैं। तो नागर शैली के जो मंदिर हैं वो संरचनात्मक मंदिर हैं। क्या मंदिर है, संरचनात्मक, मतलब समतल भूमि पर अलग जगह से मटेरियल वगैरह ले आकर बनाए गए हैं, ठीक है। और मोस्टली इनका निर्माण जो हुआ था नगरों में हुआ था पहले, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया नागर शैली। साथ ही जो गुप्त काल में चौथे चरण, तृतीय चरण में जो पंचायतन शैली आ गई थी, जिसमें एक मुख्य देवता होते थे और 4 अन्य देवता होते थे, उस शैली का भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। पंचायतन शैली को भी नागर शैली ने अपना रखा है। और इसका विकास कहाँ पर हुआ है, ये तो आप जानते ही हैं कि उत्तर भारत में हुआ है। अब तो ये देखना होगा कि इस शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खासियत है। आप किसी भी उत्तर भारत के मंदिर में गए होंगे, उसको आप अपने माइंड में एक इमेज बनाइए और आप खुद देखते जाएंगे, हाँ ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं। चाहे आप विंध्याचल के मंदिर में चले जाइए, चाहे कहीं के मैहर के मंदिर में चले जाइए, हर जगह आपको ये चीजें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेंगी, ठीक है। देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं इनकी, एक एक पॉइंट को हम देखते चलते हैं। देखिए, पहली चीज तो क्या है, ये मंदिर क्या है, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर तो गुप्त काल के पहले चरण से ही हमने बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि भगवान की मूर्तियां स्थापित की जा रही थी, उनको पवित्र माना गया है, तो इनको ऊंचाई पर बनाया जाता था। तो ये मंदिर भी क्या है, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। भगवान को गर्भगृह में रखा जाता था, भगवान को जो बैठाया जाता था वो गर्भगृह में, भगवान की मूर्ति को। तो ये जो गर्भगृह है, चौकोर है या आयताकार है, चौकोर या आयताकार गर्भगृह है। तो हमने एक, मान लीजिए, प्लेटफॉर्म बनाया, यहाँ पे इसके ऊपर में गर्भगृह पे, गर्भगृह जो बनाया है उसके अंदर में हमने भगवान को बैठाया। और ये गर्भगृह कैसा है, ये गर्भगृह हमारा चौकोर या आयताकार है। अब इस गर्भगृह के ऊपर में हम क्या करते हैं, एक स्फेरिकल शेप में शिखर बनाते हैं। मंदिरों के ऊपर में आप देखिए बना होता है ना, आप ऊपर में जब देखते हैं तो एक शेप इस तरीके से गया रहता है, तो वो स्फेरिकल शेप में जो बना रहता है उसको हम नाम देते हैं शिखर का, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, शिखर। शिखर के ऊपर हम बनाते हैं आमलक, और उसके ऊपर हम कलश। तो कई बार देखिए ऊपर में एक झंडा वगैरह दिखता है, कलश आपको बना हुआ दिखता है,
तो वही है, शिखर के ऊपर आमलक होता है, आमलक के ऊपर कलश होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म हमारा, उसके बाद में गर्भगृह, गर्भगृह के ऊपर हमारा शिखर देखने को मिलता है, शिखर के ऊपर हमारा आमलक देखने को मिलता है, आमलक के ऊपर हमको कलश देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे अगर आप इस फिगर में भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा शिखर के ऊपर में इस तरह से आमलक बनाएगा, उसके ऊपर में कलश बना दिया जाता है। तो ये एक संरचना होती है। उसके अलावा क्या होता है, ये हमारा गर्भगृह है, गर्भगृह से लगे हुए मंडप बनाए जाते हैं। मंडप में क्या होता है आप जानते ही हैं, मंडप में हमने पहले भी गुप्त पीरियड में भी पढ़ा था, जब मंदिरों का निर्माण होता है, यहाँ पर लोग खड़े होकर भगवान की आराधना करते थे, पूजा करते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर 3 मंडप देखने को मिलते हैं, 3 मंडप देखने को मिलते हैं, और तीनों मंडपों पे इस तरीके से इन पे भी शिखर बनाए गए हैं। इन तीनों मंडपों पर भी सेम बनाते हैं, क्या, शिखर बनाते हैं। और इनके जो जस्ट गर्भगृह के पास वाला जो मंडप है, जो दूर वाला मंडप है, और एक बीच वाला मंडप है, इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। महामंडप जो सबसे पास में होता है, मध्य मंडप जो बीच में होता है, नृत्य मंडप जो सबसे दूर में होता है। तो इन मंडपों के अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। गर्भगृह की दीवारों पर सजावट व पुराणों की कहानियां बनी होती हैं। जब भी आप किसी मंदिर को देखेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, उस पे जो दीवार उस पे होती हैं उन पे सजावट की गई रहती है, और कई देवी देवताओं की कहानियां भी दी गई रहती हैं। साथ में प्रदक्षिणा करने के लिए आपको प्रक्षेपण भी बने रहते हैं। और इनका विकास मूलतः किसके द्वारा किया गया है, राजपूत के शासकों के द्वारा इनका विकास किया गया है। नागर शैली का मुख्य विकास किसके द्वारा देखने को मिलता है हमको, नागर शैली का विकास हमको देखने को मिलता है राजपूत शासकों के द्वारा। तो देखिए नॉर्दर्न स्टाइल, नागरा स्टाइल हमारा यही है, इस तरह से मंदिर बने रहते हैं, शिखर जाता है, ये देखिए आपका अमलक हो जाता है, ऊपर में आपको कलश देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको अमलक मिला, ऊपर में कलश मिला, और ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो इस तरह से जाता है, इसको शिखर बोला जाता है। यह गर्भगृह है, जहाँ पे जैसे अंदर में देखिए शिव जी की मूर्ति बैठाई गई है। ठीक है, और ये 3 मंडप बनाए जाते हैं, ये मंडप बनाए जाते हैं, ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म पर बने हुए सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो इस तरीके से नॉर्थ इंडिया में इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता था। प्लेटफॉर्म के ऊपर गर्भगृह, शिखर, और फिर मंडप, एक मंडप यहाँ पर और आएगा, 3 मंडप होते थे, जो पास वाला महामंडप हुआ, मध्य मंडप हुआ, और एक नृत्य मंडप हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इनका निर्माण होता था। और इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, इनका निर्माण मुख्यतः हुआ है किसके द्वारा, राजपूत शासकों के द्वारा। और इसमें हमको 3 शैलियां देखने को मिलती हैं। इन शैलियों की अगर हम बात करें, बुंदेलखंड शैली है, उड़ीसा शैली है, और सोलंकी शैली है। ये 3 शैलियां हैं, तीनों डेवलप लेकिन किसके द्वारा हैं, ये तीनों ही राजपूतों के द्वारा डेवलप हैं। लेकिन शैली क्षेत्र वाइज इस शैली को हम बोल सकते हैं कि जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में डेवलप है बुंदेलखंडी, उड़ीसा के क्षेत्र में उड़ीसा शैली, और गुजरात वगैरह के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में सोलंकी शैली हमको देखने को मिलती है। अब इनकी खासियत क्या है, खासियत तो वही होगी नागर शैली की ही, जो जो पॉइंट नागर शैली में है वो सारे के सारे जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। शिखर भी देखने को मिलेगा, मंडप भी मिलेगा, कलश भी देखने को मिलेगा, गर्भगृह भी मिलेगा, जो भी विशेषताएं वो सब यहाँ पर देखने को मिलेगी। बुंदेलखंड शैली की अगर हम बात करते हैं, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में है, जिसको चंदेल शैली के नाम से या खजुराहो शैली के नाम से भी जाना जाता है, इनके जन्मदाता चंदेल शासक हैं। कौन है, चंदेल शासक हैं, जो इस क्षेत्र में शासक करते थे। खजुराहो में इस क्षेत्र शैली की 25 से अधिक मंदिर हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें कनरिया महादेव का मंदिर, जो पत्थरों का संरचनात्मक मंदिर है, सबसे बड़ा उदाहरण ऐसा हमको एक देखने को मिल जाता है। ठीक है, कनरिया महादेव का मंदिर। नागर शैली की सभी विशेषताएं बुंदेलखंड शैली में देखने को मिलती हैं। बाह्य व आंतरिक दीवारों पर खूब अच्छी डिजाइन की गई है। वात्स्यायन कामसूत्र के आधार पर इरोटिक थीम पर यहाँ पर बनाई गई हैं। जो कामसूत्र है उनकी जो 64 विधाएं दी गई, कला दी गई है, उस आधार पर यहाँ पर चित्रों का अंकन किया गया है दीवारों पर। सीढ़ियां यहाँ पर काफी ज्यादा हैं, 200 से 250 सीढ़ियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि ऊंचाई के प्लेटफॉर्म पर स्थित है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा कनरिया महादेव का टेम्पल है खजुराहो में, ये हमारा अमलक हो गया, ऊपर में देखिए आपका कलश हो गया, ये पोर्शन हमारा पूरा शिखर का हो गया,
यहाँ पे हमको गर्भगृह देखने को मिलता है। ये तीन हमको अलग अलग मंडप देखने को मिलते हैं, महामंडप, मध्य मंडप और अर्धमंडप। ये अगर नृत्य मंडप या अर्धमंडप दोनों नाम इसको दिया जाता है। प्रदक्षिणा करने के लिए पथ बने होते हैं। तो इस तरीके से ये हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इनका मुख जो होता है मैक्सिमम अधिकतर हमको ईस्ट के साइड में ही देखने को मिलता है मुख, क्योंकि सूर्य का उदय होता है तो प्रकाश की किरणें सीधे आ सकें। तो ज्यादातर जो मुख बनाए गए हैं वो ईस्ट के साइड में ही बनाए गए हैं। तो मंदिर में आप बचपन से देखते आ रहे हैं, हर एक चीज का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है। इस तरीके से उनका निर्माण किया गया है। ठीक है, हर देवता के ऊपर शिखर है, ये मल्टीपल शिखर पर्वत रेंज की अनुमति देता है। ठीक है, खैर वो सब तो अलग। जैन मंदिर भी कई इस तरह के स्टाइल में डेवलप हुए हैं। जैन मंदिरों का भी जो निर्माण हुआ है वो इसी तरह से हुआ है। अब बात करते हैं उड़ीसा शैली की। उड़ीसा शैली की अगर हम बात करें तो ये भी नागर शैली की सभी विशेषताओं को लिए हुए है। साथ ही जिस तरह से थोड़ी बहुत अश्लीलता वगैरह देखने को मिलती है खजुराहो में, वो यहाँ पर भी देखने को अश्लील आकृतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, उड़ीसा में आपको पता होगा कि सूर्य मंदिर है। ये सूर्य मंदिर रथ के रूप में बनाया गया है। जैसे सूर्य देवता के विचरण के लिए अपने रथ पर निकले हों, उस प्रकार से इसको बनाया गया है। यहाँ भी अश्लील आकृतियां देखने को मिलती हैं। और लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, यह भी क्या है, कैंपस के अंदर यहाँ पर एक मंदिर तो मुख्य मंदिर लिंगराज मंदिर है, साथ में कैंपस, उस कैंपस में पूरे अन्य कई मंदिरों का निर्माण कर दिया गया है। जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो भी यहाँ पर उसी आधार पर, नागर शैली के आधार पर ही उसका भी निर्माण किया गया है। ठीक है, और जगन्नाथ में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र की लकड़ी की बनी इमेजेस होती हैं। और कहा जाता है कि ये जो लकड़ी है वो नीम की बनी होती है, और नीम जो ये काटी जाती है वो उस वृक्ष से काटी जाती है जहां पर कोबरा का निवास व स्थान हो। तो ये मान्यता वहां पर है। ठीक है, ये तो खैर उड़ीसा शैली में भी जो मतलब सूर्य मंदिर वगैरह बने हुए हैं वो भी किस, सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, ये भी हमारे नागर शैली के स्टाइल के ही हैं। सोलंकी शैली की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमको ये गुजरात और क्षेत्रों में, और कहाँ पर, राजस्थान के क्षेत्रों में जिसमें गुजरात ज्यादातर मिलते हैं मंदिर, सोलंकी शासकों के द्वारा इसको विकास किया गया है। ठीक है, और चालुक्यों के ये वंशज हुआ करते थे। यहाँ पर एक चीज है कि जैसे दीवारों पर हमने खजुराहो वाली शैली में देखा कि बहुत ज्यादा डिजाइन की गई है, यहाँ पर उतनी डिजाइन देखने को नहीं मिलती है। विशेषताएं जितनी नागर शैली की हैं, प्लेटफॉर्म पर बनाना, शिखर बनाना, वो सारी की सारी यहाँ पर भी हैं, लेकिन दीवारों पर उतनी सुंदर आकृतियां यहाँ पर नहीं है, थोड़ी कम आकृतियां बनाई गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी सूर्य मंदिर बनाए गए, मोढेरा का सूर्य मंदिर वगैरह, जो क्या है, ये भी ईस्ट फेसिंग ही है। ठीक है, इन शैली को चालुक्य शासकों के द्वारा या फिर सोलंकी शासकों के, उनके ही वंशज थे, विकसित किया गया है। ये भी राजपूत थे, तो राजपूत शासकों ने नगर शैली के साथ साथ अन्य डिजाइनों को भी जोड़ा। इसका एक उदाहरण है विमल शाह के द्वारा। विमल शाह ने माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर बनवाया है, और ये मंदिर जैन धर्म का मंदिर है। याद रखिएगा, दिलवाड़ा का जो माउंट आबू का मंदिर है वो जैन मंदिर है, और किसको समर्पित है, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किसने बनवाया है, तो विमल शाह ने। कौन से शासक थे, चालुक्य शासक। हर एक जितनी भी पॉइंट इसमें लिखे हैं वो अपने आप में क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, किसको समर्पित है, तो जैन तीर्थंकर को। नागर शैली का निर्माण है। खास बात क्या है, खास बात यह है कि यहाँ पर पहली बार सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया मंदिरों में। अभी तक क्या हो रहा था, ईंटों के बने, पत्थरों के बने मंदिर बन रहे थे। यहाँ पर पहली बार क्या किया गया, सफेद संगमरमर, व्हाइट मार्बल का यूज किया गया मंदिर के निर्माण में। गुजरात में मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, पहली बार मंदिर के चारों तरफ तालाब बनाया गया, जो पहले किसी नागर शैली के मंदिर में नहीं मिलता था। यह मंदिर भी नागर शैली में है। एक्सेप्शन इसमें क्या आ गया कि मंदिरों में चारों तरफ क्या बनाया गया, तालाब बनाया गया। चालुक्य शासकों के द्वारा इसको भी बनाया गया, और ये मंदिर स्टेप्ड होते थे, स्टेप पर छोटे छोटे मंदिर बने होते थे। यहाँ पे मतलब कई सारे मंदिरों का एक तरह से समायोजन रहता था। तो ये तो हो गई बात किसकी, नागर शैली की। अब इसके बाद में हम देखेंगे द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली यानी कि साउथ इंडिया में मंदिरों का किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ है, निर्माण हुआ है, उनमें क्या विशेषताएं हैं और क्या भिन्नता पाई जाती है उत्तर भारत के नागर शैली में। ठीक है, तो अगर आप आपसे शॉर्ट नोट वगैरह कुछ लिखने का कहा जाए मंदिर के विकास के संबंध में, नागर शैली के संबंध में, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन, ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये मंदिर किस शासक ने बनवाया था।
तो ये सारी चीजें हमने क्वेश्चन टाइप में पीडीएफ के तरह से सब कुछ समायोजित कर रखा है। जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा तो हम उसको भी एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इतना ही, और नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करते हैं वो हम लोग कौन सा करते हैं, द्रविड़ शैली को। ये हम लोग द्रविड़ शैली करेंगे, फिर बेसर शैली को करेंगे।